हेलो एंड वेलकम टू मिशन पॉसिबल द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर डिफेंस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है, हम देखेंगे, बात करेंगे 10 डिफरेंस ऑफ ए रिकमेंडेड एंड नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स एंड आई विल आल्सो टॉक अबाउट द पैरामीटर ऑफ द एसएसबी। हम इसके बारे में बात करेंगे और समझेंगे। आपने बहुत बारी सुना होगा बहुत सारे लोगों से कि जिनमें 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती है वो रिकमेंड होते हैं, जिनमें नहीं होती है वो डेवलप करके रिकमेंड होते हैं। लेकिन मैं उस 15 OLQs पर ना जाकर हम आपको बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे कि क्या वो डिफरेंस होता है एक रिकमेंडेड और नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के। उसके बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे वन बाय वन। आप एक नॉन ग्रेजुएट एनडीए वाले टीईएस वाले एक नॉन ग्रेजुएट एंट्री से जाते हैं और बहुत अर्ली एज में होता है, 16.5 से 19.5 के बीच में वो अपीयर होते हैं, एसएसबी को देते हैं। एक ग्रेजुएट एंट्री होती है जिसमें आप सीडीएसई एंट्री है, टीजीसी है, यूएस है, आपकी एसएससी टेक है। जो ग्रेजुएट एंट्री स्कीम होती है, एफकेट होती है, आप उससे एसएसबी देने जाते हो। वहाँ पे आपको डिफरेंट लेवल में असेस किया जाता है और जब आप एक नॉन ग्रेजुएट एंट्री से जाते हो तो वहाँ पे आपको एक डिफरेंट लेवल से आपको असेस किया जाता है। तो यही आपको इम्पोर्टेंट है समझना कि क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एक रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में होती है। सबसे पहले कि आपको जो नॉन ग्रेजुएट एंट्री से जाते हैं लाइक एनडीए टीईएस से जाते हैं आप एसएसबी देने के लिए, तो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है एसएसबी के बारे में। सबसे पहले तो आप रिटन को ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर जिनकी डेट ऑफ बर्थ सही होती है, जो उसमें लाई करते हैं, उनको 3 से 4 अटैम्प्ट मिलते हैं। जो इसके बीच में लाई नहीं करते हैं, जिनको हार्डली उनको 2 अटैम्प्ट्स मिल पाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती है। जब आप रिटर्न देते हो तो यूपीएससी इस एग्ज़ाम को लेता है और आपको भी पता है कि यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड होता है, वो कभी भी अपने स्टैंडर्ड से कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। और जब आप पेपर देते हो तो आपसे पेपर क्लियर नहीं होता है तो आपको तो 1-2 अटैम्प्ट तो समझने में लग जाता है कि यूपीएससी किस तरह से एग्ज़ाम लेता है और कैसे पेपर होते हैं। तो जब आप समझते हो, जब आपका पेपर क्लियर होता है, तब आपकी एसएसबी के लिए जब आप जाते हो, अपेयर होते हो एसएसबी में, तो आपको एसएसबी के बारे में ही आइडिया नहीं होता है। तो इसी को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होता है, उसका पहले से गोल क्लियर होता है कि मुझे रिटन क्लियर करना है, उसके बाद एसएसबी देना है, फाइनली तभी मैं रिकमेंड होकर मेरिट में अपना जगह बनाऊंगा और एकेडमी ज्वाइन करूंगा। तो वो उसका गोल बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है, आपका गोल क्लियर नहीं होता है, जिसके वजह से प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जो मेरा सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के बाद एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है एसएसबी के बारे में। वो एसएसबी को जानता है कि किस तरह से एसेस करते हैं और उस पर वो उसी वे में अपने प्रिपरेशन को करता है ताकि वो अपना इजीली रिकमेंड हो जाए। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होना एसएसबी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि जो एक रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है एसएसबी की। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। एंड जब सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं उसमें एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल की बात होती है, जो कि एक रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के पास बहुत ही अच्छा होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये हुआ कि आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन सही होता है, आप किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो और आप एक जो मीडियम है, जो इंग्लिश मीडियम है, जो डिफेंस की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, अगर आप उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पाते हो और आपके इफ़ यू हैव अ कमांड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, तो आप इजीली आप रेकमेंड हो जाते हो। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे कमांड नहीं है तो आपको उस पर काम करना ही पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि बिना काम किए मैं एसएसबी रिकमेंड हो जाऊंगा, तो बिल्कुल ये आप गलत सोच रहे हो और यू हैव हाई चांस ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड इन एसएसबी। तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें, इंग्लिश पर आपको काम करना ही पड़ेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत है वहाँ पे, और वो आपका यू नीड टू बी प्रोफिशिएंट इन वर्बल एक्सप्रेशन और रिटन एक्सप्रेशन, क्योंकि वर्बल एक्सप्रेशन ज़रूरी है आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए, जहाँ पे आपको टीएटी स्टोरी राइटिंग करनी है, पीपीडीटी में आपको ज़रूरत है, जीपी में आपको जो प्लानिंग लिखेंगे उसमें ज़रूरत है, और जो वहाँ पे रिटन एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, जहाँ वर्बल एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे आप जीटीओ टास्क में, जीडी में पार्टिसिपेट करते हो, आप लेक्चरेट करते हो, जीपी में अपनी प्लानिंग को आप एक्सप्रेस करते हो अपने ग्रुप में। तो ये सब चीज़ें दोनों रिटन और वर्बल एक्सप्रेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दो जो पॉइंट था, ये एक रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में बहुत ही ज़्यादा होता है। नाउ थर्ड वन, कि तीसरा जो होता है, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें आता है सेल्फ अवेयरनेस। चलो भाई, आपके पास क्या है कि आपने पहला देखा कि आपको अंडरस्टैंडिंग है एसएसबी की।
दूसरा पॉइंट के बारे में मैंने डिस्कस किया कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी है, आप कम्युनिकेशन स्किल पे कमांड है। तीसरा आता है कि आप ये दोनों चीज जब है आपके पास, तो आप सेल्फ अवेयर कितना हो, सेल्फ अवेयरनेस कितनी है अपने आप में, क्या अपने आप को आप कितना जानते हो। जब तक आप में सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी तब तक आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू to understand, to identify your strength and weaknesses so that you can work upon that and overcome your weaknesses. तो कैसे काम करोगे जब तक पता ही नहीं चलेगा। स्ट्रेंथ भी पता करोगे, स्ट्रेंथ विल ब्रिंग अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, वीकनेसेस विल ब्रिंग थ्रेट इन योर लाइफ। तो ये स्ट्रेंथ वीकनेसेस का पता होना तो आपके लिए ज़रूरी है। स्ट्रेंथ का भी जानना ज़रूरी है आपको, वीकनेसेस के। और जब आप जानोगे तभी तो आप समझ पाओगे कि आप किस तरह की पर्सनालिटी हो। क्या आप उस एक पोटेंशियल मिलिट्री आप एक मिलिट्री ऑफिसर्स बनने जा रहे हो, क्या आप उसके लिए फिट हो, क्या आपकी जो क्वालिटी है उसको मीट कर रही है जो रिक्वायरमेंट्स है एक आर्म फोर्सेस में ऑफिसर सेलेक्ट होने के लिए। तो आप इस चीज़ को इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो सेल्फ अवेयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ और फिर से आपको बता रहा हूँ कि एसएसबी इज ए पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन। तो एसएसबी में आपके पर्सनालिटी को एसेस किया जाता है, और आपको पर्सनालिटी को एसेस करना है तो आपको कमांड होना चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और अगर ये आपको पता है तो आप इजिली आप कर लेते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपको सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अपना तीसरा पॉइंट था। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट कि जब आप सेल्फ अवेयर हो, आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता है, तो आप अब वो चीज़ें पता है कि अब आपको पता चल गया कि भाई मेरी ये है स्ट्रेंथ, मेरी वे वीकनेसेस है, वीकनेसेस को काम करना है। तब आप उस चीज़ को लेकर, फोर्थ पॉइंट है कि आप कितना डिटरमाइंड हो उसको लेकर, कि कितने अच्छे तरीके से आप डिटरमाइंड हो, आप कैसे उस चीज़ को कैसे आप ओवरकम करोगे। आपका डिटर्मिनेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होता है वो डिटरमाइन होता है अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने वीकनेसेस पर काम करने के लिए। तो अगर आप अगर डिटरमाइन हो तो आप इस पर काम करोगे और आप इसे इम्प्रूव कर लोगे। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत, आपके अंदर परसिवरेंस होनी चाहिए। आप फेल होगे, आप फिर से आप बाउंस बैक करोगे, आप फिर से अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करोगे और काम करोगे और जाके रिकमेंड हो जाओगे। सारे बच्चे कभी भी, सारे कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम में रिकमेंड नहीं होते हैं। फ्रेशर्स में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है आपको रिकमेंड होने की, लेकिन सारे नहीं होते। तो जिनको अपने वीकनेसेस पता चल जाता है तभी तो वो काम कर पाएंगे, तभी तो वो नेक्स्ट टाइम जब जाके फिर वो सेलेक्ट हो पाएंगे। तो जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप इम्प्रूव कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो तो वहाँ पे आपको डिटर्मिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको एक परसिवरेंस आपके अंदर दिखनी चाहिए कि हाँ मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे अपने वीकनेसेस पे काम करना है। तो आप इजीली कर लेते हो। पांचवें पॉइंट पर आते हैं। तो हमें आता है, अब आपको पता है आप सेल्फ अवेयर भी हो गए, डिटरमाइंड भी हो गए। अब आपको क्या चाहिए, आपको फिजिकली फिट और मेंटली फिट आपको होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकली फिट और मेंटली फिट। फिजिकली फिट क्यों कहते हैं, मेंटली फिट क्यों करते हैं? दो अलग अलग चीज़ तो नहीं कर सकते हो, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है। आप मेंटली फिट तभी हो सकते हो जब आप फिजिकली फिट हो। आप सोचो कि आपका ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने फिजिकली फिट हो, ताकि तभी आप मेंटली फिट हो पाओगे, राइट। तो आप फिजिकली पर अपना क्या क्या काम करते हो फिजिकल फिटनेस के लिए? आपको फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस क्यों होता है? फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ एसएसबी के लिए नहीं है। आप एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो कि मुझे फिजिकली फिट होना है क्योंकि मुझे एसएसबी देने जाना। फिजिकली फिट तो एवरी हेल्थ इज वेल्थ, सबको फिजिकली फिट होने का एक अंदर से होना चाहिए कि आप फिट रहें, आप फ्री फ्रॉम ऑल डिजीजेस। और आप जितना फिट रहते हो आपका दिमाग भी उतना अच्छा काम करता है, आपके दिमाग को एनर्जी मिलती है और वही आपके मेमोरी को अफेक्ट करता है और आप काम करते हो। तो फिजिकली फिट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और फिजिकली फिट होने का मैंने बताया कि एसएसबी में क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ये है कि एसएसबी के जीटीओ में जो टास्क है, आपके जो कुछ टास्क है वहाँ पे आपके फिजिकली स्टेमिना को देखा जाता है
और अगर आप फिट हैं तो आप उस टास्क को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर जाएंगे और करेंगे आप। जैसा कि आप जानते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होता है, सो IOR होता है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होता है, GOR होता है, जिसमें आपको वहाँ पे अपने स्टेमिना को दिखाना है, अपने स्टेमिना को काम करना, वहाँ आपके रियल आपकी पोटेंशियल दिखेगी कि आप कितना फिजिकली फिट हो। तो वहाँ है, आप अपने आप को पोर्ट्रे करिए। और जब आप फिजिकली फिट होते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहती है, आपका पोस्चर सही रहता है और आप हर तरीके से कॉन्फिडेंटली जाके परफॉर्म करते हो किसी भी टास्क को। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरा था 5वां पॉइंट। 6 पॉइंट पर आते हैं हम, तो वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना क्यों ज़रूरी है भाई? अब तो हम फिटनेस पे भी काम कर लिए, फिजिकल फिट होने के लिए ज़रूरी है। हम फिजिकली फिट हम रहते हैं तो मेंटली फिट रहेंगे, और फिजिकली फिट रहते हैं तो हम अच्छे से टास्क परफॉर्म करेंगे, SSB के टास्क परफॉर्म करेंगे। और एकेडमी ज्वाइन करने के पहले भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अब हम आते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्यों लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? जब आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आप किसी भी चीज़ के बारे में आप डीप नॉलेज रखते हैं, लेकिन आप उसको जब तक एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे कॉन्फिडेंटली, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके पास, आपको ये पता है, वो पता है, आपको जो भी आपके पास नॉलेज है उसको आप एक्सप्रेस करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कैसे है? कैसे आता है? जब आप किसी चीज़ के लिए अवेयर होती हो, जब आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हो, जब किसी चीज़ के बारे में जब आप नॉलेज इम्प्रूव करते हो। तो इसलिए तो मैंने बताया था कि आप जितना ही डे टू डे बेसिस पर आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हो, और जब आपके पास नॉलेज आ जाता है तब आप कॉन्फिडेंट भी होने लगते हो किसी चीज़ को लेकर। कभी भी आपने गौर किया है कि जब कभी भी आप ग्रुप डिस्कशन या कहीं भी पार्टिसिपेट करते हो, या किसी टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज नहीं रहता है, अपने फ्रेंड के साथ आप डिस्कस करते हो, तो आप देखते होंगे कि आप वहाँ पे शांत रहते हो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता, उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं। जैसे ही आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज रहता है, आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और आप जाके पार्टिसिपेट करते हो और आप बताते हो कि नहीं, ये अपने अपने पॉइंट को आप रखते हो वहाँ पे। तो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऑब्वियसली यहाँ भी आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। सो SSB इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप टास्क को अपनी पूरी एनर्जी के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते हो, और वो अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा, एक डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो पाएगी आपकी पर्सनालिटी जिस वे में अगर आप हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में आपकी, और मैंने जैसा बताया था SSB सबसेट ऑफ लाइफ, ये तो एक छोटा सा पार्ट है आपके जीवन का। तो यहाँ अगर इस चीज़ के लिए आपके लाइफ में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है तो SSB ऑब्वियसली इसकी नीड तो है। और अगर आप करते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, तो आप अपने पर्सनालिटी को अच्छे से पोर्ट्रे कर पाओगे SSB में। जो तीसरा चीज़ है, अब आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ एरोगेंस भी तो आ सकता है, और वो एरोगेंस को नहीं आने देना है। यही एक रेकमेंडेड कैंडिडेट्स की पहचान होती है कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होने के साथ एक अच्छी नॉलेज होने के साथ वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल होता है। सो यू हैव टू बी हम्बल। हम्बलनेस से यहाँ सेंस ये है कि आप किसी भी टास्क को बहुत ही आराम से परफॉर्म कर सकते हो, वहाँ आपको एरोगेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपको एक एक एक, एक अलग एटीट्यूड में आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना हम्बल रहोगे उतने लोग आपको पसंद करेंगे, और उतना ही आपकी जो है, आपसे लोग वहाँ पे इम्प्रेस होंगे, और आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बनोगे, आप अच्छा इन्फ्लुएंस करोगे लोगों को, तो कोई इशू नहीं होगा आपको। तो आपको हम्बल होना भी ज़रूरी है। आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैं सेलेक्ट होने जा रहा हूँ एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। आप दूसरों के ऊपर, दूसरों के सेलेक्ट ना होने पर मैं अपना होऊंगा। एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स का मतलब है कि आप दूसरों को ये सोचो कि सिर्फ मैं ही सेलेक्ट होऊंगा और कोई सेलेक्ट नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, और ये तभी नहीं होगी जब आप हम्बल होंगे, तभी आप में ऐसा नहीं हो सकता है। आपको हम्बल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक था कि आपको हम्बल, जो मैंने आपको बताया, जो 8वां पॉइंट था, जो आपको 7वां पॉइंट, जो आपको हम्बल होना ज़रूरी है। एक रेकमेंडेड कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा हम्बल होता है लेके। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वो हमारा है कि आप किसी भी, अब आप हम्बल हैं
लेकिन आप हम्बल इतना भी ना हो जाए कि आप टास्क में पार्टिसिपेट ना करें। अब आपको टास्क में पार्टिसिपेट होने के लिए या किसी भी लाइफ में, ये लाइफ का पार्ट है कि आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट होना पड़ेगा अपने जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हो। तो आप हम्बल तो हो, लेकिन आपको कोई भी टास्क जब करते हो तो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन एवरी टास्क ऑफ द एसएसपी। वहाँ पे जब होगे तभी आपको फिर आपका उसमें आप दिखोगे, फिर दिखोगे, आप दिखते हो लोगों के आप नज़र में आओगे, तब लोग आपकी बात सुनेंगे और आप इजली किसी को भी आप इन्फ्लुएंस कर लोगे। तो आपको इसके साथ साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ साथ आपको बहुत ही ज़्यादा, और उसके बाद से अगर आप हम्बल हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो पार्टिसिपेट जब एक्टिवली करोगे तभी किसी को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। तो आपकी जो नेक्स्ट क्वालिटी होती है कि आपको एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है। तो जब आप में क्वालिटी होती है, जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, जब आप हम्बल हो, तब में क्या आता है, आप बहुत ही अच्छे इन्फ्लुएंसर होते हो और आप नहीं अपने एसेसर को इन्फ्लुएंस करने के अलावा अपने अपने ग्रुप मेंबर्स को, अपने जो आपके ग्रुप में जो लोग हैं आपके साथ जो पार्टिसिपेट कर उनको भी आप इन्फ्लुएंस करोगे। सो ऑलवेज बी ए गुड इन्फ्लुएंसर इन लाइफ इन एसएसबी एज वेल। तो आपको एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है, तो ये आपको हमेशा आपको पता होना चाहिए। नाइन्थ क्वालिटी जो है, जो एक रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में होती है, वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। लाइफ में सभी को ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हो तो आप इजीली जाके आप वहाँ पे किसी चीज़ के लिए आप कभी भी कभी वैसा आप में कभी फ्रस्ट्रेशन वाला या कभी आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं होगे। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो तो अगर आप एक बार सेलेक्ट नहीं होते हो तब भी आप सेलेक्ट करोगे, और वो उससे आपकी परसिवरेंस दिखती है कि जब आप ऑप्टिमिस्टिक हो, किसी भी टास्क को ऑप्टिमिस्टिक होकर कर रहे हो, जहां आप पॉजिटिव एस्पेक्ट ही देख रहे हो। जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हो तब आप में एक ऑप्टिमिज्म आता है, तब आप एक ऑप्टिमिस्टिक बनते हो। और ये एक एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप निराशावादी नहीं हो सकते हैं, आपको आशावादी बनना पड़ेगा। और आशावादी बनने के लिए यही है कि आप किसी भी आपके फेलियर आती है तो आप उससे घबरा नहीं सकते हो। बहुत सारे लड़के ट्वेल्थ अटैम्प्ट में, 10th अटैम्प्ट में, 8th अटैम्प्ट में, मोर देन 12th अटैम्प्ट में रिकमेंड होते हैं जाके। तो उनका क्या होता, अगर वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहते तो कभी वो फिर जाते नहीं, 4-5 बार के बाद छोड़ देते कि यार अब मेरे से नहीं होने वाला, मैं कुछ और कर लूँगा, मैं अपनी लाइफ में कुछ और। लेकिन क्या है, उनका परसिवरेंस है, एक ऑप्टिमिज्म है उनके लाइफ में, जो उनको जो इन्फ्लुएंस कर रही है, जो उनको कंपेल कर रही है कि आप जाओ, आप कर सकते हो, और वो जाके परफॉर्म करते हैं। तो आपको एक रिकमेंडेड कैंडिडेट्स बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होता है, तो आपको भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना है। इन सब के बाद अब सब आते हैं तो जो एक लास्ट क्वालिटी है, जब आपके अंदर जो है आप आ गए, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप इन्फ्लुएंसर हो गए, ऑप्टिमिस्टिक हो गए अपने लाइफ को, तो आपके पास और उसके बाद से जो एक लाइवलीनेस है, जो आपने अच्छा से परफॉर्म किया, आप ऑप्टिमिस्टिक है, और एक लाइवलीनेस है, वो आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए। आप टास्क में जहाँ आप रहते हो, जिस दोस्तों के साथ रहते हो, जहाँ भी आप टास्क परफॉर्म करते हो, तो एक लाइवलीनेस होना चाहिए। एक हमेशा स्माइल के साथ अगर आप पार्टिसिपेट करते हो और कोई भी टास्क परफॉर्म करते हो, या अपने लाइफ में भी एक खुशमिजाज टाइप का इंसान होना चाहिए आपको, और ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, अगर इस पर आप काम करते हो तभी आप एसएसबी में रिकमेंड हो पाओगे। और ये सब चीज़ें जो प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको OLQs के पास नहीं ले गया कि मैं OLQs आपको बता दूँ, आप OLQs को देख लो, OLQs को समझ लो, नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली वे में अगर आप इस पर काम करते हो और इसको इम्प्रूव करने के लिए आप फोकस करते हो, तो आप, मैं बता रहा हूँ कि आप बहुत ही अच्छा करोगे, और आपके लिए कोई एसएसबी बहुत बड़ी बाधा नहीं हो सकती है। तो ये आपके बारे में एसएसबी के सीरीज में मुझे ये बताना था कि ये 10 क्वालिटीज़ जो है एक रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में होती है। अगर आप में भी ये 10 क्वालिटीज़ है तो आप इसको और अच्छे ग्रूम करके, इसे और अच्छे इंप्रूव करके ये आप भी रिकमेंड हो सकते हो और आप भी सेलेक्ट हो सकते हो। तो अगर ये आपके पास भी क्वालिटीज़ है, अगर नहीं है तो आप इसको डेवलप करिए। डेवलप करने के लिए वो आपका डिटर्मिनेशन, विल पावर होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, अगर ये मेरी वीकनेसेस है तो मुझे इस पर काम करना है और इम्प्रूव करना है।
और अगर मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस पर काम कर लेते हो और अगर काम करके इम्प्रूव कर लेते हो, तभी आप एक अच्छे से रिकमेंडेशन की राह आपकी बिल्कुल आसान हो जाएगी। और फिर से बता रहा हूँ, डिफेंस का करियर एक स्पॉइलर होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आपके टाइम निकल जाते हैं तो आप फिर दूसरी जगह इसमें ट्राई करना। और क्लियरेंस रेट तो ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है, आपको भी पता है कि सिलेक्शन रेट लेस देन 5% है। तो इसमें आपकी इंटेंसिटी और आपकी डिटर्मिनेशन, विल पावर कितनी होनी चाहिए, और अगर आप डिटरमाइंड हो तो आप ज़रूर अचीव करोगे। तो आई होप कि आपको ये 10 क्वालिटीज समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी अच्छे से लेकर और एक अच्छे चीज़ को लेकर बनाएंगे और अच्छा वीडियोस लाएंगे। और इसी कड़ी में हम एक अच्छे टास्क पर भी जाएंगे और पूरे टास्क को एक डिकोड करेंगे, पूरे टास्क को समझेंगे कि क्या होता है। वैसे हम सीरीज बनाएंगे जिसको आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस में मिल जाएगा। आपको हर सीरीज का टीएटी की सीरीज होगी, पीपीडीटी की होगी, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और आपको सारे अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो आई होप कि यू लाइक दिस सेशन, और आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो लोग नए हैं वो ज़रूर जाके सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी करिए इसको अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और आपको लगता है कि आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो और जो मैं बता रहा हूँ आप उससे रिलेट कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिए वीडियोज़ को और सपोर्ट करिए। मैं बहुत ही ज़्यादा इससे भी अच्छा वीडियो, इससे भी अच्छे कंटेंट्स आपको प्रैक्टिकल वे में बताने वाला हूँ। तो आई होप, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियोस में आते हैं और आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ मिलते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे। जय हिंद।